नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अनीता। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश और मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से हैं पूजा त्रिपाठी। गुड मॉर्निंग पूजा। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एशियाई बाजारों की बात करते हैं। एशियाई बाजारों में अगर देखा जाए तो थोड़ी सी कमजोरी नजर आ रही है। इसके पीछे की वजह क्या है और यूएस मार्केट की क्या तस्वीर रही है, जानने के लिए पूजा का रुख करेंगे। जी पूजा, बताएं। जी, गुड मॉर्निंग अनीता। शुरुआत एशियन मार्केट से करते हैं और इस वक्त जो एक बड़ा अपडेट आ रहा है चीन की तरफ से, पहले वो आपके सामने रखेंगे। और चीन ने एक साल का लोन प्राइम रेट 3.55% से घटाकर अब 3.45% कर दिया है और 5 साल का लोन प्राइम रेट बिना बदलाव के 4.2% पर बरकरार रखा है। ये चीन की तरफ से लेटेस्ट डेटा आ रहे हैं इस वक्त। और हम देख रहे हैं कि जहां दूसरी इकोनॉमी ब्याज दरों में बढ़त कर रही हैं, चीन में ब्याज दरों में लोन के दरों में हम देख रहे हैं कि लगातार एक कटौती देखने को मिल रही है, जो कि कहीं ना कहीं वहां पर स्लो डाउन रिफ्लेक्ट कर रहा है। और इस वजह से जो शुरुआती संकेत हम देख रहे हैं एशियन मार्केट में, वो कुछ मिले जुले हैं। लेकिन चीन के बाजार इस वक्त लाल निशान में कारोबार करे, करीब ½ नीचे। गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में है, करीब 16 अंक नीचे यहाँ पर कारोबार हो रहा है। हांगकांग के बाजार भी करीब 262 अंकों की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कोरिया और निकाई के बाजार हल्के हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो इस वक्त जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो मिले जुले हैं एशियन मार्केट से, और गिफ्ट निफ्टी से यहाँ पर कमजोरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर भी वीकनेस ही है। शुक्रवार के सेशन में हमने देखा था कि अमेरिकी बाजारों में मिला जुला कारोबार था। शुक्रवार को निचले स्तर से एक रिकवरी भी हमने देखी डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 में, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स 4.2% के आसपास स्थिर दिखाई दिए हैं, जिसके चलते हमने रिकवरी देखी। कुछ अच्छे नतीजे भी आए, उससे भी सहारा मिला। लेकिन अगर पिछले पूरा हफ्ता एक बार इसको रिव्यू करेंगे तो बेहद ही खराब रहा तीनों ही इंडाइसेस के लिए। डाउ जोन्स में पिछले हफ्ते करीब 2.2% की गिरावट थी। मार्च के बाद डाउ जोन्स के लिए सबसे खराब हफ्ता देखने को मिला। S&P 500 भी देखेंगे तो पिछले पूरे हफ्ते अगर देखेंगे तो 2% से ज्यादा की गिरावट वहां पर भी देखने को मिली। और लगातार तीन हफ्तों से S&P 500 और नैस्डैक में गिरावट का दौर जारी है। और S&P 500 में तो हमने देखा कि फरवरी के बाद ये सबसे लंबा गिरावट का दौर देखने को मिला। तो तीनों ही इंडाइसेस में दबाव देखने को मिल रहा है। नैस्डैक करीब 2.5% की गिरावट, और यहाँ पर भी कुछ टेक कंपनियों के नतीजे खराब आए। कीस्टोन टेक ने अपने नतीजे घोषित किए, जिसके बाद 14% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है। तो हमने देखा कि शुक्रवार के दिन जो हैवी वेट टेक कंपनियां थी वहां पर काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली, और इस वजह से हमने देखा कि तीनों ही इंडाइसेस में वीकनेस थी। हालांकि शुक्रवार के दिन हल्की रिकवरी जरूर आई है, लेकिन अभी भी ब्याज दरों में बढ़त जारी रहने की जो चिंता है लंबे समय के लिए, वो बरकरार है फेड मिनट्स के बाद। और हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड्स जो बढ़े हुए हैं अभी भी 4% के ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है दुनिया भर के बाजारों के लिए, और अमेरिकी बाजार में उसका दबाव देखने को मिल रहा है। अब आगे कुछ बड़े इवेंट्स आने वाले हैं, कुछ बड़े नतीजे हैं, और इसके अलावा इस हफ्ते जैक्सन हॉल की बैठक होगी, जिसमें कि फेड चेयरमैन के भाषण होगा। तो उस भाषण में क्या कुछ कमेंट्री निकल कर आते हैं इस हफ्ते, इस पर हमारी नजर रहेगी। यूरोप के बाजार से भी संकेत कमजोरी के ही हैं। जुलाई यूके रिटेल बिक्री अब में 1.2% की गिरावट देखने को मिली, और शुक्रवार के दिन हमने देखा कि यूरोप में ज्यादातर फाइनेंशियल और हेल्थ केयर शेयर अपने निचले स्तर पर कारोबार कर रहे थे। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो 10 ईयर यील्ड, जैसे कि हमने बताया, 4.2% पर स्टेबल नजर आए। डॉलर में एक तेजी देखने को मिल रही है, और लगातार हम देख रहे हैं कि डॉलर पिछले 2 महीने के ऊपरी स्तर पर इस वक्त कारोबार कर रहा है। और इसके अलावा कच्चे तेल की बात करें तो यूएस आउटपुट में एक कमी आई है, उसके कारण कच्चे तेल में हमने हल्की रिकवरी देखी। लेकिन लगातार 8 हफ्तों का ट्रेंड देखें तो कच्चे तेल में वीकली गिरावट का ही सेशन था। अब यहाँ पर भी हम हल्की रिकवरी देख रहे हैं, और गोल्ड में, डॉलर में जिस तरीके से मजबूती आ रही है उसका असर सोने पे देख रहे हैं, और अब $1920 का भी जो स्तर है वो सोना तोड़ चुका है। कुल मिला के बात करें तो संकेत कमजोरी के ही हैं इस वक्त दुनिया भर के बाजारों से, और गिफ्ट निफ्टी भी वीकनेस ही इंडिकेट कर रहा है। एक बार एफआईज और डीआईएस के डेटा देखेंगे हम, और उसके बाद समझेंगे कि एफएनओ सेटअप आज के लिए कैसा नजर आ रहा है। एफआईज और डीआईएस पर नजर डालें तो कैश मार्केट में
FIIs 266 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं। DIs की बात करें तो 340 करोड़ के आसपास की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में 1070 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में अगर देखेंगे तो करीब करीब 500 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है। तो बहुत ज्यादा कुछ बड़ा क्वांटम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। और कुल मिला के FIIs और DIs के आंकड़ों पर को भी देखेंगे तो मिले जुले क्यूज ही यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं FIIs और DIs से। अब समझ लेते हैं कि आज के लिए FNO डेटा क्या कह रहे हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के, और ये बताने के लिए डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। ओके, चलिए, डिम्पी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे संपर्क हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे थे, अगर शुक्रवार के सेशन को देखें तो निफ्टी में हमने देखा कि कमजोरी ही देखने को मिली। 55 अंक की वीकनेस थी निफ्टी में, और बैंक निफ्टी भी अगर देखेंगे तो वहां पर भी 40 अंकों की वीकनेस थी। हालांकि उतार चढ़ाव काफी था शुक्रवार के सेशन में, लेकिन निश्चित तौर से हल्की रिकवरी आई, लेकिन क्लोजिंग जो रही निफ्टी के लिए वो लाल निशान में ही देखने को मिली है। आप देख सकते हैं अपने चार्ट्स पर एक रिकवरी काफी शानदार आई थी सेकेंड हाफ में, लेकिन उसके बाद हमने गिरावट के साथ ही बाजार में कारोबार होता हुआ देखा। अब आज के लिए जो लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, उसमें निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो जो अहम रेजिस्टेंस लेवल आज के लिए ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं वो है 19,500 से 19,650 का। इस पर आप नजर रखिए। और जो अहम सपोर्ट है वो 19,300 से 19,200 का है। तो इस रेंज में मार्केट कारोबार करता नजर आएगा। 19,650 के बाद एक फ्रेश तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन इस वक्त हम देखेंगे कि जो अपने अहम सपोर्ट लेवल हैं उनका होल्ड करना काफी जरूरी है निफ्टी के लिए। 19,200 के नीचे भी निकला तो यहाँ पर बिकवाली, फ्रेश बिकवाली देखने को मिल सकती है। और बैंक निफ्टी के लिए जो इस वक्त अहम सपोर्ट्स निकल कर आ रहे हैं वो है 43,600, 43,400 का, और ऊपर की तरफ जो अहम रेजिस्टेंस है वो 44,000 से 44,300 का है। लेकिन नजर रखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के अहम सपोर्ट लेवल्स पर। अगर ये भी टूटे तो फिर यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है। आगे हम मार्केट एक्सपर्ट से और भी डेटा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, बट कुल मिलाकर अगर बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए तो जैसा कि लगातार आपको कहा जा रहा है कि कॉशियस रहिए इंडेक्स में ट्रेड करते वक्त। तो चलिए, ये हैं कुछ की पॉइंट्स, और आगे हम स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी समझेंगे। लेकिन अब रुक करते हैं खबरों वाले शेयर्स का। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए ओवर द वीकेंड कौन कौन सी अहम खबरें आई? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स आज एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो है लिस्टिंग होने वाली है। डिस्कवर जो बेस प्राइस था 261 रुपीज़ 35 पैसे का था, और जो प्राइस टू बुक स्टैंड करता है अभी करंट रेशियो में 1.4 टाइम्स रहेगा। अब बात करें खबरों वाले शेयर्स पे तो सबसे पहले फोकस रहेगा टाइटन पे। यहाँ पे 27% स्टेक और ज़्यादा लिया कैरेट लेन में, और लगभग 17,000 करोड़ का टोटल जो है वैल्यूएशन आ रहा है। डील देखें तो ऑलमोस्ट 4,600 करोड़ का है। अब जो है टाइटन का स्टेक कैरेट लाइन में लगभग 98% स्टेक हो जाता है। याद रखिए 2016 में पहली बार टाइटन ने एक्वायर किया था 62% स्टेक, और वहाँ पे जो डील था वो 560 करोड़ के आसपास था। अदानी पोर्ट्स की बात करें तो GQG पार्टनर्स ने जो है फिर से स्टेक बढ़ाई, और अब उनका स्टेक 5% से ऊपर आ गया है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 22 लाख शेयर्स की एक्विजिशन हुई थी। उग्रो कैपिटल भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे उनकी जो प्रमोटर लेड एंटिटी मधु केला की जो फंड है उन्होंने लगभग 10 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है 305 रुपये प्रति शेयर पे। PNB हाउसिंग फाइनेंस में एक बड़ी रिकवरी आई है बड़े NPA अकाउंट में, और याद रखिए M&M पे भी जो है थोड़ी नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकती है, क्योंकि वो इंस्पेक्ट करने वाले 1 लाख XUVs जहाँ पे पोटेंशियल वायरिंग की जो है एक इशू हो सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी फोकस में रहेगा। लेकिन याद रखिए जो मुरुगप्पा कंपनीज हैं, ग्रुप कंपनी CG पावर, छोलामंडलम, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, इसमें जो है मुरुगप्पा ग्रुप की एक टाइप से फैमिली की सेटलमेंट हो गई है। डिस्प्यूट्स थी, हालांकि कह सकते हैं कि जो टर्म्स ऑफ सेटलमेंट है वो अभी कॉन्फिडेंशियल्स है और लिस्टेड कंपनीज को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि ये स्टॉक्स को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा, जैसे कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट, CG पावर, ये सारे जो मुरुगप्पा ग्रुप है उनके कंपनीज हैं। गुजरात गैस भी फोकस में रहेगा। उन्होंने गैस प्राइसेस की जो है बढ़ोतरी की है मोरबी रीजन में लगभग 2 रुपये प्रति यूनिट, और ये पहला हाइक देखने मिला है गैस प्राइसेस का अक्टूबर 2022 से। ONGC की बात करें तो ONGC विदेश को जो है एक्सटेंशन आ गई है 3 साल और की, जहाँ पे वो एक्सप्लोर कर सकते हैं साउथ चाइना सी में। और आखिर में ONGC ऑयल इंडिया भी ओवरऑल फोकस में रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है सोर्सेज बता रहे ET नाउ स्वदेश को कि आगे जाते हुए गवर्नमेंट की कोई बड़ी प्लान नहीं है
जहाँ पे वो एक्साइज ड्यूटी कम करेंगे पेट्रोल डीजल के ऊपर। शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिन भर कौन कौन सी खबरें छाई रहेंगी ये बताई शरद ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि आज के दिन कौन कौन से शेयर में ट्रेड करें, और इसके लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं नितलेश पावस्कर। गुड मॉर्निंग नितलेश, शुक्रिया 89 स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। जानना चाहेंगे किस तरह की रणनीति अपनाने की सलाह देंगे और कौन कौन से शेयर है जिनमें आज ट्रेड करना चाहिए। गुड मॉर्निंग। अगर हम लोग मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो सिलॉन प्राइस का स्ट्रक्चर बन चुका है। नीचे में अगर हम लोग देखेंगे 19,280 से लेके 301 बेस है, इसके नीचे बाजार अगर ट्रेड करना चालू कर देते तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में एक बार के लिए हम लोग 19,000 से लेके 18,800 ये लेवल देख सकते हैं। अगर बाजार 19,280 के नीचे ट्रेड करता है तो अपनी पोजीशन शॉर्ट की बना सकते हैं। ऊपर में स्टॉप लॉस जो होगा वो स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा 19,370 के आसपास का, क्योंकि ये इसके ऊपर निकलेगा तो थोड़ा सा और बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन बाजार जब तक ओवरऑल अगर हम लोग व्यू करेंगे तो 19,550 ये लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, तब तक जो भी उछाल मिलेगा वो बिकवाली का ट्रेड हमें करके चलना चाहिए। कौन कौन सी पिक्स आप लेने की सलाह देंगे आज? देखिए, मैं दो ट्रेड के साथ जाना पसंद करूंगा। एक होगा मेरा टीवीएस मोटार। टीवीएस मोटार में अगर हम लोग देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर ये 1335 इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकडाउन दे देता है तो 1350 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें बिकवाली प्लान करेंगे। 1305 रुपए का हमारा टारगेट होगा। और साथ साथ में एक बाय कॉल देना भी पसंद करूंगा डीमार्ट। काफी दिनों से डीमार्ट एक टाइट रेंज में चल रहा था, एक लोअर लेवल से बाउंस बैक दिखा रहा है। इसमें कंडीशनल ट्रेड होगा, तभी इसमें बाइंग करना है। 3,575 ये लेवल को क्रॉस करेगा तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो 3,545 के आसपास रखना है। टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 3,630। बिल्कुल, तो नितलेश खरीदारी और बिकवाली दोनों की सलाह दे रहे हैं। टीवीएस मोटर में उन्होंने सेल करने की सलाह दी है और डी मार्ट की अगर बात करें तो यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। शुक्रिया नितलेश इस पूरी जानकारी के लिए। मार्केट का और हमारे साथ रवि देवरा जुड़ चुके हैं कुंवर जी ग्रुप से। रवि, थैंक यू सो मच इचीना स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो सोने से शुरुआत करते हैं। 19-20 डॉलर का भी जो एक अहम लेवल था वो भी तोड़ चुका है। अब यहाँ से क्या आप और करेक्शन देख रहे हैं या फिर निचले स्तरों से बिकवाली करने का ट्रेड देंगे, माफ कीजिएगा खरीदारी करने का ट्रेड देंगे? गुड मॉर्निंग। बुलियन में लग रहा है कि जो रेजिस्टेंस बना है शायद आगे भी और एक्शन होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत डॉलर इंडेक्स एंड बॉन्ड यील्ड्स है, यूएस के ट्रेजरी यील्ड्स है, वो थोड़े हायर लेवल पे सस्टेन है। तो लग रहा है कि उसको ज्यादा चल पाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि ये सप्ताह पूरा टेपिड रहेगा, पर्टिकुलर रेंज बाउंड मोमेंटम के एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि वीकेंड मीन फ्राइडे इवनिंग को जो जैक्सन होल मीटिंग में पर्टिकुलर ईसीबी एंड फेड चेयर जो बोलने वाला है, तो आई थिंक इसके ऊपर मार्केट का टोटल फोकस ये सप्ताह रहेगा। डेटा इतना ज्यादा ये सप्ताह इम्पोर्टेंस नहीं है, तो पूरा फोकस वीकेंड में होने वाले इवेंट पे है। चाइना से भी लगातार मिक्स सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगर गोल्ड में आज लेना है तो सेल ट्रेड लेना एडवाइजेबल रहेगा। गोल्ड के अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में 58,400 का क्लोजिंग था। अगर आज इंट्राडे में 58,500 के करीब मिल जाए तो गोल्ड में सेल करें 58,800 के स्टॉप लॉस के साथ, और डाउन साइड 58,000 तक के लेवल की मैं उम्मीद करना। ओके, ठीक है। तो ये है व्यू सोने चांदी पर, और ना कि सिर्फ इक्विटी मार्केट बल्कि कमोडिटी मार्केट की भी नज़र आने वाले बड़े इवेंट्स पे होगी और फेड चेयरमैन की बैठक के भाषण पर भी नज़र हमारी रहेगी। कच्चे तेल को लेकर क्या व्यू बन रहा है आपका? यहाँ पर एक हल्की रिकवरी हमने देखी, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड एक वीकनेस का ही देखने को मिल रहा है क्रूड में। यहाँ से क्या करें क्रूड पर? लास्ट हफ्ते का जो लो है वो काफी इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेंट में था 8350 का, और एग्जैक्ट वही लेवल से ब्रेंट रिवर्स हुआ था। मुझे लग रहा है कि वहां पे डिमांड से ज्यादा सप्लाई काफी बड़ा फैक्टर है, क्योंकि लगातार ओपेक प्लस की ओर से सप्लाई कमजोर है। लास्ट वीक की जो यूएस के इन्वेंट्री है वो भी कमजोर थी। तो ये जो वीकली इन्वेंट्री के डेटा वेंसडे आएगा, तब तक मार्केट का जो टोटल फोकस है वो पर्टिकुलर सप्लाई के ऊपर ज्यादा रहेगा। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि वहां पे ज्यादातर बाइंग का फोकस ये सप्ताह रखना है। क्रूड के सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 6620। पहला टारगेट 68 रहेगा, 6800, एंड उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो 6920 तक के टारगेट एक्शन हो सकते हैं। तो शायद लग रहा है कि यह सप्ताह पर्टिकुलर जहाँ पे सप्लाई की किल्लत है वहां पे ज्यादा फोकस करें और वहां पे बाइंग का ट्रेड ले, क्योंकि चाइना लगातार स्टिमुलस मेजर्स ले रहा है। अगर कोई बड़े स्टिमुलस मेजर्स आए तो अच्छी रिकवरी की उम्मीद मेटल एंड क्रूड से करनी चाहिए।
बिल्कुल रवि, और बेस मेटल के लिए क्या सलाह देंगे आज आप? बेस मेटल में पर्टिकुलर कॉपर जहाँ पे सप्लाई 28% लोअर रही है, मेरे हिसाब से हिस्टोरिकल ये डेफिसिट वाला आंकड़ा है। एंड यहाँ से मुझे लग रहा है कि 2 वीक से चाइना लगातार नेगेटिव न्यूज दे रहा है, बट डिस्पाइट ये कमोडिटी काफी स्टेबल है, तो इसमें आप बाय करें 722 के करीब बाय करें 714 के स्टॉप लॉस के साथ। 735 तक के टारगेट आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए। तो बेस मेटल में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं रवि, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज हाउसेस पर नजर डालते हैं, कहाँ नजर है बता रही हैं वामाक्षी। गुड मॉर्निंग वामाक्षी, बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ। इन्वेस्टेक की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि रिलायंस की सब्सिडरीज का जो कस्टमर बेस है, इसके चलते एक हेड स्टार्ट मिल सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को। लेंडिंग भी एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है और इनफैक्ट अगर हर एक सेगमेंट के बेस्ट प्लेयर के इन लाइन अगर कंपनी एग्जीक्यूट करती है तो उनकी कैलकुलेशन सजेस्ट कर रही है कि डिस्कवरी प्राइस के करीब 5 से 7% बढ़कर उनकी वैल्यूएशन रह सकती है। इसके अलावा रिलायंस पर भी फोकस करिएगा। CLSA का कहना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास लिक्विड एसेट्स है करीब 20,700 करोड़ की, और दूसरे NBFC पेयर्स को अगर हम देखते हैं तो ये करीब 13 से 15 बिलियन डॉलर्स की लोन बुक को सपोर्ट कर सकता है। CLSA इंडिया फोकस पोर्टफोलियो हालांकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को पहले ही 30 मिनट में वेटेड एवरेज प्राइस पर एग्जिट कर देगा, क्योंकि उन्हें बैंक्स प्रेफरेबल रखते हैं। तो ऑल इन ऑल CLSA की तरफ से रिलायंस पर खरीदारी की राय बरकरार रही है। इसके अलावा टाइटन भी हमारे रेडार पर हम देख रहे हैं कि CLSA की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, ये हाईलाइट कर रहे हैं कि कैरेट लेन के द्वारा वो अपना रीच बढ़ाना चाह रहे हैं। कैरेट लेन को एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाना चाह रहे हैं उनके ज्वेलरी बिजनेस का, और ओवरऑल ये मूव का मटेरियल इंपैक्ट नहीं आएगा अर्निंग्स पर। तो ऑल इन ऑल CLSA ने टाइटन पर अपनी आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। ITC पर HSBC का कहना है कि सिगरेट बिजनेस में काफी अच्छा अट्रैक्टिव यील्ड्स नजर आ रहे हैं, मगर स्ट्रक्चरल अर्निंग्स ग्रोथ आगे चलते मॉडेस्ट रह सकते हैं। FMCG अदर्स की जो कैटेगरी है, यहाँ पर ग्रोथ काफी अच्छी रही है, मगर ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, जिसके चलते HSBC ने ITC पर अपनी होल्ड की राय को बरकरार रखा है। और आखिर में हम फोकस करेंगे इन्फो एज पर। मक्वारी का कहना है कि रिक्रूटमेंट प्रॉफिटेबिलिटी पीक के पास है, ग्रोथ मॉडरेट हो सकती है, और दूसरे वर्टिकल्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके लिए अभी भी काफी समय बाकी है। तो ऑल इन ऑल मक्वारी ने अपनी अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। ओके, तो ये कुछ अहम रिपोर्ट्स आ रही हैं खबरों पर भी। जियो पर, रिलायंस पर भी आप नज़र रखिए। टाइटन पर रिपोर्ट आ रही है यहाँ पर। इसके अलावा इन्फो एज और ITC भी फोकस में रहेगा। ITC पर टारगेट बढ़ा दिया HSBC ने, 400 रुपये से बढ़ाकर 450 का दिया है, और इन्फो एज पर टारगेट प्राइस 3,000 से बढ़ाकर 3,100 का दिया है, लेकिन अंडर परफॉर्म की राय अपनी बरकरार रखी है। तो ये कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिस पर कि हमारी नजर रहेगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और अनीता को दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक लिए हम यहाँ